हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल लॉ विथ रोनित। दोस्तों आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। दोस्तों एक नए वीडियो एक नए अपडेट के साथ आपके सामने आ रहे हैं, जो कि बिहार जुडिशरी से रिलेटेड ये दोस्तों वीडियो होगा जो आपके सामने है। दोस्तों ये जो वीडियो होगा ये प्रीवियस ईयर पेपर का होगा, जो 27 नंबर का बिहार जुडिशरी का एग्जामिनेशन हुआ था, मीन्स की पीटी का प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन जो हुआ था उसी का साथियों ये प्रीवियस ईयर पेपर है, जो कि आज हम आप लोगों के सामने बाइलिंगुअल लेकर के आ रहे हैं। बाइलिंगुअल का मतलब ये है कि ये पेपर जो है आपके साथ मैं डिस्कस करूंगा, हिंदी में भी होगा और साथ साथ इंग्लिश में भी होगा, और इसके आंसर को भी मैं आपके सामने मार्क करता हुआ चलूंगा। तो दोस्तों आज यही स्ट्रेटेजी है और इसी स्ट्रेटेजी को हम फॉलो करेंगे और इस प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करेंगे। दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मैंने बिहार जुडिशरी का जो इसका जीएस का पेपर है उसके जीएस के पेपर को मैंने ऑलरेडी सॉल्व करा दिया है। अगर आपने उस पेपर को नहीं वॉच किया है तो आप उसको वॉच कर लेंगे, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि हाँ बिहार जुडिशरी में जो 27 नंबर का बिहार जुडिशरी का पेपर करवाया गया था उसमें जीएस से कहाँ से क्वेश्चन और कैसा कैसा क्वेश्चन पूछा गया था। जी हाँ दोस्तों, बिना देर के इसको स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और बेल बटन दबाकर बिल्कुल ही ना भूलिएगा। और दोस्तों अगर आपको लगता है कि इसका पीडीएफ आपके पास होना चाहिए तो दोस्तों टेलीग्राम ग्रुप पर जा करके लॉ विथ रोनित सर्च कर लेंगे, वहाँ पे आपको इसका ग्रुप मिल जाएगा और वहाँ पे इसका एज यूजुअल पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे जो दे रहा है ये 27 बिहार जुडिशरी एग्जामिनेशन पीटी बिहार का है, और ये पेपर जो मैंने लिया है साथियों ये लॉ का पेपर लिया है, मीन्स की विधि का पेपर लिया है। इसमें टोटल 150 क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। जो इसमें क्वेश्चन अगर नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करते हैं बिहार जुडिशरी के पीटी एग्जामिनेशन में, तो यहाँ पे 150 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक, तो देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या है, दोनों बाइलिंगुअल में। इन विच सेक्शन ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट द प्ली ऑफ एलिबी इज लेड डाउन। किस सेक्शन में प्ली ऑफ एलिबी को लेड डाउन किया गया। तो और यहाँ पे हिंदी में क्वेश्चन को देखिए, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की कौन सी धारा में प्ली ऑफ एलिबी धारित किया गया। तो साथियों आप सभी को पता है सेक्शन नंबर 7 में प्ली ऑफ एलिबी नहीं है, सेक्शन नंबर 26 में भी प्ली ऑफ एलिबी नहीं है, सेक्शन नंबर 49 में भी प्ली ऑफ एलिबी नहीं है। जो आपका प्ली ऑफ एलिबी के बारे में आप लोग देखते हैं अन्यत्र उपस्थिति का, ये जो बात कहा गया है ये सेक्शन नंबर 11 में बताया गया, और इसका जो करेक्ट आंसर होगा प्ली ऑफ एलिबी का वो सेक्शन नंबर 11 होता है। दोस्तों आप यहाँ पे वॉच करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा जो बिहार जुडिशरी में आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो इंडेक्स वाइज क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और अगर आप अपने इंडेक्स को प्रिपेयर कर लेते हैं, मैं आपके लिए इंडेक्स का भी वीडियो लेकर के आऊँगा, और मैंने ऑलरेडी इंडेक्स का वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पे बना रखा है, जो कि यूपी पीसीएसजे के लिए मैंने बनाया था। अगर आपके पास एप्रोप्रिएट टाइम हो तो आप उस वीडियो को वॉच कर लेंगे, जिसमें कि मैंने इंडेक्स को ही डिस्कस किया है, पूरे इंडियन एविडेंस एक्ट को डिस्कस किया है, पूरे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को मैंने डिस्कस किया है, आईपीसी को डिस्कस किया है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में मैंने इंडेक्स में क्वेश्चन बनाया। अब सेकेंड यहाँ पे क्वेश्चन देखिए जो आया था 27 बिहार जुडिशरी में, अंडर विच सेक्शन ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट कन्फेशन बिफोर पुलिस ऑफिसर इज नॉट एडमिसेबल। अगर पुलिस ऑफिसर के सामने अगर किसी भी प्रकार का कन्फेशन किया जा रहा है तो वो संस्वीकृति ग्राह्य नहीं होती है। ये यहाँ पे क्वेश्चन दे दिया हिंदी में। तो साथियों आप सभी को पता है कि ये जो होता है सेक्शन नंबर 32 में होता नहीं है, सेक्शन नंबर 21 में होता नहीं है, सेक्शन नंबर 20 में होता नहीं है। जो ये होगा इस प्रकार का अगर कोई कन्फेशन दिया जाता है तो वो सेक्शन नंबर 25 के अकॉर्डिंग दिया जाता है। हमारा जो स्टार्ट होता है कन्फेशन का जो सीन है वो सेक्शन नंबर 24 से ही स्टार्ट हो जाता है, 24 से लेकर के 28 तक ये चलता है। इसी के बीच कन्फेशन की बात की जाती है। जो सेक्शन नंबर 24 की अगर हम बात करते हैं साथियों, यहाँ पे सेक्शन नंबर 24 में यहाँ पे कन्फेशन की बात की जाती है। किस कन्फेशन की, जिसमें टीआईपी के बारे में बताया, मीन्स की थ्रेट, इंड्यूसमेंट और प्रॉमिस के द्वारा उसे क्या किया जाता है, पुलिस के द्वारा कन्फेशन लिया जा रहा है। यहाँ पे जो बात बताया जा रहा है 25 में बिफोर पुलिस के सामने यहाँ पे किया जा रहा है, कन्फेशन किया जा रहा है। 26 में बताया जा रहा है कि पुलिस कस्टडी में आपसे कन्फेशन लिया जा रहा है, और 27 में दोस्तों आपको बताया जा रहा है कि यहाँ पे डिस्कवरी ऑफ न्यू फैक्ट के बारे में बात किया जा रहा है। और यहीं पर सेक्शन नंबर 28 की हम बात करते हैं तो यहाँ पे जो ये टीआईपी सेक्शन नंबर 24 में दिया जा रहा था, इसी टीआईपी को अगर रिमूव कर दिया जाए तो हमारा कन्फेशन क्या हो जाता है, वो हमारा कन्फेशन मान लिया जाता है कि हाँ उसके द्वारा इस प्रकार का कन्फेशन किया गया। तो दोस्तों ये पूरा सीरीज़ मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, और एज़ यूजुअल आपको ऐसे ही लर्न करना है। जब तक आप इंडेक्स पे कमांड नहीं रखेंगे तब तक मान के चलिए कहीं ना कहीं आपके साथ समस्या उत्पन्न होती रहेंगी आपके एग्जामिनेशन में। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। देखिए यहाँ पे साथियों सबसे ज़्यादा इंडेक्स वाइज क्वेश्चन पूछा जा रहा है। जो बिहार जुडिशरी का पैटर्न है यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंडेक्स वाइज क्वेश्चन पूछा जा रहा है। जो क्वेश्चन नंबर 3 है,
फैक्ट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजेक्शन इज नोन एज, जो सेम ट्रांजेक्शन में जो फैक्ट फॉर्म करता है उसको क्या कहा जाता है? तो दोस्तों प्ली ऑफ एलिबी तो उसको कहा नहीं जाता, एडमिशन भी नहीं कहा जाता, डाइंग डिक्लेरेशन भी नहीं कहा जाता, उसको रेस गेस्टे के नाम से जाना जाता है। और उसी रेस गेस्टे के बारे में यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है। वे तथ्य जो एक ही समव्यवहार के भाग होते हैं उनको क्या कहा जाता है साथियों? तो उनको रेस गेस्टे कहा जाता है। हिंदी में भी आप देखना है और इंग्लिश में भी देखना है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 की हम बात करते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कर रहा है? द टर्म जुडिशियल कन्फेशन मीन्स, जो टर्म होता है जुडिशियल कन्फेशन का मतलब क्या होता है? कौन सा कन्फेशन होता है जो कि जुडिशियल कन्फेशन होता है? कौन सा कन्फेशन होता है जिसको हम लोग एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन कहते हैं? तो इनके बारे में, अंतर के बारे में पूछ रहा है। और ये पूछ रहा है कि किसको हम लोग जुडिशियल कन्फेशन के नाम से जानेंगे। तो जो इट इज़ मेड बिफोर अ पुलिस ऑफिसर, इसको जुडिशियल कन्फेशन नहीं कहेंगे। इट इज़ कॉज्ड बाय द इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस, जो कि अभी मैंने सेक्शन नंबर 24 में बताया, इसको जुडिशियल कन्फेशन कहेंगे नहीं। फिर हमारा जो नेक्स्ट आ रहा है, इट इज़ मेड बिफोर एनी कोर्ट ऑफिसर, इसको भी जुडिशियल कन्फेशन नहीं करेंगे। इट इज़ मेड बिफोर अ मजिस्ट्रेट, इसी को हम लोग जुडिशियल कन्फेशन कहेंगे, क्योंकि साथियों यहाँ पे किसके सामने हो रहा है? बिफोर अ मजिस्ट्रेट। अगर हम किसी मजिस्ट्रेट के सामने अगर किसी भी प्रकार का कन्फेशन करते हैं तो उसी को हम लोग जुडिशियल कन्फेशन के नाम से यहाँ पे जानते हैं। अब देखिए इसी क्वेश्चन को हिंदी में कर रहा है, न्यायिक संस्वीकृति से तात्पर्य है। अब न्यायिक संस्वीकृति से तात्पर्य क्या है आप लोगों ने देख लिया। इसका करेक्ट आंसर जो होगा साथियों वो डी होगा। यह किसी भी मजिस्ट्रेट के समक्ष दिया जा सकता है। मजिस्ट्रेट के समक्ष जब दिया जाएगा तभी उसको जुडिशियल कन्फेशन मीन्स की न्यायिक संस्वीकृति के नाम से जाना जाएगा। अगर इन लोगों को दिया जा रहा है तो ये न्यायिक संस्वीकृति नहीं माना जाएगा। बस ये इसका करेक्ट आंसर जो होगा साथियों वो डी वाला इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 को। इन विच सेक्शन डॉक्ट्रीन ऑफ डाइंग डिक्लेरेशन इज फाउंड, जो डॉक्ट्रीन ऑफ डाइंग डिक्लेरेशन होता है, जो मृत्युकालिक कथन होता है, कौन सी धारा में मृत्युकालिक घोषणा के सिद्धांत को बताया गया है? मीन्स कि किस सिद्धांत में मिलता है कि जो डाइंग डिक्लेरेशन होता है? तो दोस्तों आप सभी को पता है कि सेक्शन नंबर 16 में होता नहीं है, 27 में होता नहीं है, 41 में होता नहीं है। जो डाइंग डिक्लेरेशन होता है सेक्शन नंबर 32 के सब क्लॉज 1 में डाइंग डिक्लेरेशन के बारे में बताया जाता है। तो यहाँ पे जो हम मार्क करेंगे अपने आंसर को साथियों वो सी वाला हमारा करेक्ट आंसर होगा कि सेक्शन नंबर 32 के सब क्लॉज 1 में डाइंग डिक्लेरेशन के बारे में बताया गया। मीन्स की मृत्युकालिक घोषणा के बारे में बताया गया। अगर कोई भी व्यक्ति मर रहा है उस समय अगर उसके द्वारा किसी भी प्रकार का कोई भी बात कहा जाता है, किसी भी चीज़ को बताया जाता है, किसी भी फैक्ट को बताया जाता है, तो किसी भी सर्कमस्टांसेस को अगर वो बता रहा है तो उस बताने वाले व्यक्ति को कहा जाएगा जो मृत शैया पे है कि उसका ये क्या था? डाइंग डिक्लेरेशन था, मृत्युकालिक कथन था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर साथियों देखिए क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। ए स्यूज बी फॉर ₹1000 एंड सो एंट्रीज इन द बुक ऑफ अकाउंट्स बुक शोइंग बी इज इंडेप्टेड टू हिम टू दिस मंथ टू दिस अमाउंट दिस एंट्री इज। ये इस प्रकार का अगर कोई भी एंट्री किया जा रहा है, ओ ने वो से 1000 रुपये वाद दायर किया तथा उसने अपनी लेखांकन डायरी में बो को इस रकम का ऋणी दर्शाया, इस तरह की प्रविष्टि को क्या कहा जा सकता है? तो ये जो इस प्रकार का अगर किसी भी प्रकार का अगर कोई रिकॉर्ड लिखा जा रहा है किसी भी बुक ऑफ अकाउंट्स में, तो ये क्या होता है? नॉट रेलिवेंट तो होगा नहीं, जो हमारा क्या होगा फिर रेलिवेंट होगा। ये जो चीज़ होगा इस प्रकार का जो भी चीज़ होगा उसको रेलिवेंट माना जाएगा, क्योंकि अगर आपने किसी भी चीज़ को बुक ऑफ अकाउंट में अगर लिख रहा है, अगर खाता बही में लिखा जाएगा तो माना जाएगा कि कहीं ना कहीं ये रेलिवेंट था, तभी आपने इसको क्या किया है, इसको आपने यहाँ पे लिखा है, इसको सुसंगत माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का जो आपका करेक्ट आंसर साथियों होगा वो बी होगा। तो आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हैं साथियों कि जितना भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है लगभग वो इंडेक्स बेस्ड से ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और थोड़ा सा जो क्वेश्चन का लेवल है थोड़ा लेवल क्वेश्चन में कहीं पे बढ़ाने को आपको दिख रहा है। और यहाँ से मैं बता दे रहा हूँ कि आपको यहाँ से भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंडियन एविडेंस एक्ट हो गया, CRPC हो गया, CPC हो गया, IPC तो यहाँ पे पूछा नहीं जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात देखिए, इन विच सेक्शन ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट ओपिनियन ऑफ थर्ड पर्सन इज रेलिवेंट। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की कौन सी धारा में तीसरे पक्षकार की राय सुसंगत है? अब कौन ऐसा सेक्शन है जिसमें तीसरे व्यक्ति का जो राय होता है वो सुसंगत होता है? धारा 14 में होता नहीं है, धारा 44 में होता नहीं, धारा 34 में होता नहीं है, ये कहाँ होता है? धारा 45 के अंतर्गत होता है। मीन्स की सेक्शन नंबर 45 में ये क्या होता है? जो थर्ड पार्टी का ओपिनियन होता है वो रेलिवेंट माना जाता है अकॉर्डिंग टू सेक्शन नंबर 45 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट की बात कर रहा है। फिर साथियों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 की हम बात करते हैं। इन क्रिमिनल प्रोसीडिंग द फैक्ट दैट द पर्सन एक्यूज्ड इज अ गुड कैरेक्टर इज रेलिवेंट अकॉर्डिंग टू। मीन्स कि यहाँ पे हिंदी में देखिए आपराधिक कार्यवाहियों में यह तथ्य कि आपराधिक बोध वाला व्यक्ति अच्छे चरित्र का है सुसंगत है, ये कहाँ पे माना गया है कि अगर वो अच्छे चरित्र का व्यक्ति है तो वो सुसंगत होगा। तो दोस्तों आप सभी को पता है कि सेक्शन नंबर 53 में ही गुड कैरेक्टर्स के बारे में बात किया गया है। जो गुड कैरेक्टर की बात की जा रही है सेक्शन 53 में ही बात किया जा रहा है, सेक्शन 54 में नहीं है, सेक्शन 56 में नहीं, सेक्शन 55 में ये गुड कैरेक्टर के बारे में नहीं डिफाइन किया गया है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए,
क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज़ नॉट अ सेकेंडरी एविडेंस, इन सभी में से किसको सेकेंडरी एविडेंस नहीं माना जाता है? तो दोस्तों कॉपी मेड फ्रॉम द ओरिजिनल बाय मैकेनिकल प्रोसेस, इसको ओरिजिनल नहीं माना जाता है। फिर बी देखिए, कॉपी मेड फ्रॉम द कंपेयर्ड विथ द ओरिजिनल, इसको नहीं माना जाता है सेकेंडरी एविडेंस। जो सी वाला कह रहा है ओरल अकाउंट ऑफ द कंटेंट ऑफ द डॉक्यूमेंट्री गिवन बाय द पर्सन हु हैज़ हिमसेल्फ सीन इट, इसको भी नहीं माना जाता है। जो इसका करेक्ट आंसर साथी होगा डी का 9 का, वो डी होगा। ओरल अकाउंट्स ऑफ द फोटोग्राफीज को यहाँ पे माना जाएगा, इसको सेकेंडरी एविडेंस यहाँ पे माना जाएगा। अब जो इसका करेक्ट आंसर होगा फोटोचित्रित का जो मौखिक वाचन होगा, इसी को हम लोग सेकेंडरी मानेंगे और यही लोक सेवा आयोग बिहार के द्वारा आंसर मार्क किया गया था डी वाला, इसी डी वाले को हम यहाँ पे करेक्ट आंसर मार्क कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की हम बात करते हैं साथियों। देखिए, प्रिजम्पशन एज टू डावर डेथ इज लेड डाउन इन, जो प्रिजम्पशन दिया गया है डावर डेथ का, वो कहाँ पे दिया गया? तो साथियों आप सभी को पता है कि जब हम लोग इंडियन एविडेंस एक्ट पढ़ते हैं, वहाँ पे जब हम लोग सेक्शन नंबर 113 बी में जाते हैं, तो वहाँ पे डाउरी डेथ के प्रिजम्पशंस के बारे में दिया जाता है। और यही जो हमारा करेक्ट आंसर होगा 10 का, जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन ए वाला इसका करेक्ट आंसर होगा। दहेज हत्या संबंधी प्रकल्प धारित है, वो कहाँ पे धारित किया गया है? 13 बी में उसको धारित किया गया है, उसी के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हम साथियों देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। इन सिविल प्रोसीडिंग, देखिए क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन कहाँ से पूछ रहा है, कैसा कैसा क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन का नेचर देखिए। इन सिविल प्रोसीडिंग ऑर्डिनरली अ सिविल जज इज रिक्वायर्ड टू डिलीवर जजमेंट विद इन 90 डेज ऑफ द कंक्लूजन ऑफ हियरिंग। दिस वाज प्रपोज्ड बाई, ये कहाँ पे प्रपोज्ड किया गया है कि इस प्रकार से वो 90 डे के भीतर देगा। तो साथियों जो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये इसका करेक्ट आंसर नन ऑफ द एबो होगा। मीन्स कि ना अमेंडमेंट एक्ट 1976 में इस प्रकार की बातें की गई है, ना अमेंडमेंट एक्ट 1999 के बारे में बात किया गया, ना अमेंडमेंट एक्ट 2002 के बारे में बात किया गया। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो नन ऑफ द एबो होगा, इस प्रकार का कहीं पे भी नहीं दिया गया। दीवानी कार्यवाहियों में साधारणतः एक दीवानी न्यायाधीश को सुनवाई की समाप्ति के पश्चात 90 दिन के भीतर निर्णय देना पड़ता है, इसको प्रस्तावित किया गया है। तो कहीं भी इसको नहीं प्रस्तावित किया गया, जो इसका करेक्ट आंसर होगा साथियों वो डी वाला इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 की हम बात करते हैं। फ्रॉम विच डेट सिविल प्रोसीजर कोड 1908 बिकम ऑपरेटिव, कब से ये हमारा जो सिविल प्रोसीजर कोड है 1908 है, कब से ऑपरेशन में आ गया था? तो साथियों जो 12 का आपका करेक्ट आंसर है वो डी होगा। आप सभी लोगों को पता है 1 जनवरी 1909 से हमारा जो कोड ऑफ क्रिमिनल सिविल प्रोसीजर है, मीन्स की CPC है, इसी दिन से ये क्या हो गया था? इसी दिन से ये ऑपरेटिव हो गया था, इसी दिन से ये काम करने लगा था, इसी दिन से ये लागू हो गया था। कौन सी दिनांक से दीवानी प्रक्रिया संहिता 1908 लागू की गई थी? तो साथियों इसका करेक्ट जो आंसर था वो 1 जनवरी 1909 को इसको लागू किया गया था। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कह रहा है। अंडर विच प्रोविजंस ऑफ द सिविल प्रोसीजर कोड अ हाई कोर्ट कैन ट्रांसफर अ केस, कहाँ से किस प्रकार से ट्रांसफ़र किया जा सकता है केस का? तो जो इसका करेक्ट आंसर मार्क किया जाएगा साथियों वो ए वाला इसका करेक्ट आंसर मार्क किया जाएगा, और जो सेक्शन होगा सेक्शन नंबर 25 में इसको मार्क किया जाएगा, और यही इसका करेक्ट आंसर भी होने वाला है। जो 13 का ए वाला होगा इसी के तहत किया जा सकता है। सेक्शन नंबर 20 में हो नहीं सकता, सेक्शन नंबर 15 में भी नहीं हो सकता, सेक्शन नंबर 12 में भी नहीं हो सकता। तो साथियों आप यहाँ पे ऑब्जर्व करिए कि अभी तक जो भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा था वो इंडियन एविडेंस एक्ट से इंडेक्स वाइज ही क्वेश्चन पूछा जा रहा था। लेकिन अब जब CPC की अगर हम बात करते हैं तो CPC में भी पहले तो पूछा है CPC लागू कब से होता है, उसके बाद से जो लगातार जो कॉन्स्टेंटली आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो आपसे इंडेक्स वाइज ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अगर आप मेरी मानिए और प्रीवियस ईयर का 4-5 साल का जो मैं पेपर ऑब्जर्व कराऊंगा, उस पेपर को आप ऑब्जर्व कर लेंगे तो आपको खुद एक आइडिया लग जाएगा कि जो क्वेश्चन पूछने का इनका लेवल है, जो इनका ट्रेंड है वो कहाँ से है, वो सेक्शन वाइज है कि इंडेक्स वाइज है कि इंडेक्स के इलस्ट्रेशन वाइज है कि एग्जाम्पल वाइज है। क्वेश्चन यहीं से फ्रेम हो सकता है और कहीं से क्वेश्चन नहीं फ्रेम हो सकता है, और वो सभी जगह को आप जानते रहेंगे जहाँ से क्वेश्चन फ्रेम हो रहा है, तो आप अपने आंसर को अच्छे से मार्क करके आएंगे एग्जामिनेशन में। अब बात करते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 की। Under which section of the CPC a notice is required to be given at least 2 months before filing a suit against a central और स्टेट गवर्नमेंट? तो ये बातें कहाँ पे बताई गई हैं साथियों? जो 14 नंबर का आपका करेक्ट आंसर होगा वो सेक्शन नंबर वो सी वाला करेक्ट आंसर होगा। ये बातें कहाँ हमको बताई गई है? ये धारा 80 में बताई गई है। किस कोड में? ये जो हमारा कोड है CPC सिविल प्रोसीजर कोड है उसी में बताया गया। देखिए हिंदी में क्वेश्चन, दीवानी प्रक्रिया संहिता की कौन सी धारा के अधीन जब किसी केंद्रीय अथवा राज्य सरकार के विरुद्ध वाद दायर करने
करने के पहले 2 माह पूर्व नोटिस दिया जाना आवश्यक होता है। तो 2 माह पूर्व जो नोटिस देने की आवश्यकता होती है वो धारा 80 के अंतर्गत ही देने की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 15 की हम बात करते हैं साथियों। ए पर्सन हु इज अपॉइंटेड टू प्रोटेक्ट द डिस्प्यूट प्रॉपर्टी इज नोन है। जो प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट को देखता है उसको क्या कहा जाता है? किसी विवादग्रस्त संपत्ति की रक्षा के लिए जिसको नियुक्त किया जाता है उस व्यक्ति को क्या कहा जाता है? तो एज सिंपल एज क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसको रिसीवर कहा जाता है, और प्रापक हिंदी में उसको प्रापक कहा जाता है, और हिंदी में और इंग्लिश में उसको रिसीवर कहा जाता है। उसी के बारे में देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा है। बस आपको इस बारे में, इस फैक्ट के बारे में आपको पता रहेगा तो आप आसानी से कर जाएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या कर रहा है? द आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट वाज इनेक्टेड इन। अब ये जो आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट बना था ये कब बना था? तो साथियों आप सभी लोगों को पता था आर्बिट्रेशन और कॉन्सिलिएशन अधिनियम को कब पारित किया गया था। तो ये 1996 का एक्ट है और इसे 1996 में ही पारित किया गया था, जिसमें हम लोग सेक्शन नंबर 89 में जब हम पहुँचते हैं CPC के सेक्शन नंबर 89 में, ऑर्डर 10 में और रूल 1 में जब हम पहुंचते हैं तो यहाँ पे हमको देखने के लिए मिलता है आउटसाइड कोर्ट सेटलमेंट के बारे में बताया गया था, जिसमें मीडिएशन हम लोग करते हैं, कॉन्सिलिएशन करते हैं, मीन्स कि पूरे ADR के मैकेनिज्म को बताया गया है, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन के बारे में बताया गया। और ये पूछ रहा है कि ये कब बना था? तो ये जो ADR का मैकेनिज्म था, जो ADR को लागू किया गया था, ये 1996 में लागू किया गया था और उसी के द्वारा ये होता था। और सारी बातों को आपने जब ADR से रिलेटेड आपको आएगा, मीन्स कि कोर्ट आउटसाइड सेटलमेंट के बारे में बात करता है, तो वो सेक्शन नंबर 89 होता है CPC का। मीन्स कि जो भी चीज़ें हो रही हैं वो सारी चीज़ों के बारे में मैं आपको यहाँ पे बताता चल रहा हूँ, जिससे कि आपका अगर क्वेश्चन आए, अगर आपके माइंड में वो मेरी बातें, मेरी कही हुई बातें, चाहे आपकी पढ़ी हुई बातें हिट करेगी तो आप वहाँ पे आंसर को करेक्ट मार्क करके आएंगे। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। हु आउट ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज आर्बिट्रेटर। किसको आर्बिट्रेटर? निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को आर्बिट्रेटर की नियुक्ति नहीं दी जा सकती? कौन ऐसा व्यक्ति है जिसको आर्बिट्रेटर की नियुक्ति नहीं दी जा सकती है? तो साथियों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो सी वाला करेक्ट आंसर होगा। ए पर्सन हु हैज़ एन इंटरेस्टेड इन सब्जेक्ट मैटर ऑफ डिस्प्यूट। जो व्यक्ति जो आर्बिट्रेटर हम लोग नियुक्त करते हैं, जो कि 1996 का जो हमारा एक्ट बना था, जिसको ADR मैकेनिज्म के नाम से जानते हैं, मीन्स की अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन के नाम से जानते हैं। अगर इसमें साथियों क्या बताया जा रहा है, जो अगर कोई भी व्यक्ति होता है उसको हम लोग आर्बिट्रेटर नहीं नियुक्त करेंगे जो उस सब्जेक्ट मैटर से जुड़ा होता है। मान लीजिए कि मेरा ही मैटर है और मैं ही उसमें आर्बिट्रेटर बन जाता हूँ, तो इस प्रकार का आर्बिट्रेटर नहीं नियुक्त किया जा सकता है। इसलिए नहीं नियुक्त किया जा सकता क्योंकि मैं बायर्स हो जाऊँगा, मैं इसलिए बायस हो जाऊंगा, मैं सोचूंगा कि मैं जो फैसला लूं वो अपने पक्ष में ही लूं, उसके पक्ष में मैं फैसला न लूं। इसीलिए जो आर्बिट्रेटर, जो मीडिएटर यहाँ पे नियुक्त किया जाता है, वो पर्सन कैसा होना चाहिए? वो यन होना चाहिए, मीन्स कि न्यूट्रल पर्सन होना चाहिए। जो न्यूट्रल पर्सन रहेगा, ना हमको जानता है ना सामने वाले को जानता है, तब वो व्यक्ति क्या करेगा? वो एक अच्छा निर्णय पारित करेगा। इसीलिए यहाँ पे बताया गया है कि इनको नहीं नियुक्त किया जा सकता, और 17 का जो सी ऑप्शन होगा इसी को हम लोग करेक्ट मानते हैं। एक ऐसा व्यक्ति जिसका वाद की विषय वस्तु हित के साथ हो, वो इसका मीडिएटर नहीं बन सकता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 जो आ रहा है साथियों, ये CRPC से हमारा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अंडर विच सेक्शन ऑफ CRPC मजिस्ट्रेट कैन अरेस्ट ए पर्सन। ये दोस्तों आप सभी को पता है कि UPPCJ अभी प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन हुआ था, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। और ये जो क्वेश्चन पूछा गया था इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो धारा 44 के अंतर्गत बताया गया कि किसी भी मजिस्ट्रेट के द्वारा किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया जा सकता है, चाहे वो मामला कॉग्निजेबल हो, चाहे वो नॉन कॉग्निजेबल हो, चाहे वो मामला बेलेबल हो, चाहे नॉन बेलेबल हो। अपने जुरिस्डिक्शन में एक मजिस्ट्रेट क्या कर सकता है? किसी भी व्यक्ति को, प्राइवेट व्यक्ति को भी अरेस्ट कर सकता है। उसी के बारे में बात कर रहा है और इसका डी वाला करेक्ट आंसर इसका मार्क होगा। क्वेश्चन नंबर 19 की हम बात करते हैं साथियों। अंडर विच सेक्शन ऑफ CRPC पुलिस ऑफिसर कैन रिलीज एन एक्यूज्ड ऑन बेल इन नॉन बेलेबल केसेस। बेल दे सकता है नॉन बेलेबल केसेस में। तो साथियों जो इसका करेक्ट आंसर होगा सेक्शन नंबर 437 होगा, और इसी सेक्शन में बताया गया है कि किस तरह से क्या दिया जा सकता है। ठीक, अब आगे देखते हैं। फिर नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं साथियों। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 की हम बात करते हैं। सेक्शन 482 मीन्स की धारा 482 CRPC डेल्ट विद। जो 482 का है आपका CRPC का, वो किससे डिल्ट करता है? तो इनहेरेंट पावर ऑफ द हाई कोर्ट। जो 482 हम लोग दाखिल करते हैं, लगातार हम लोग 482 दाखिल करते हैं, ये क्या होता है? 482 हम जो CRPC के अकॉर्डिंग दाखिल करते हैं, कभी भी आप हाई कोर्ट में साथी हो जाएंगे तो वहाँ पे किसी भी एडवोकेट से पूछेंगे कि साहब आप क्या दाखिल करने जाते हैं, तो वो साहब कहेंगे कि मैं 482 दाखिल करने जा रहा हूँ। 482 में क्या होता है? तो इनहेरेंट पावर ऑफ द हाई कोर्ट होता है, और उसी को दाखिल करने अक्सर वकील साहब लोगों के द्वारा जाया जाता है। एक उच्च न्यायालय की सहज शक्तियां होती हैं, इनहेरेंट पावर होता है हाई कोर्ट की, उसी को 482 कहा जाता है। 482 कहा जाता है कहाँ पे? CRPC में, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, बाय विच अमेंडमेंट द वर्ड सेकुलर एंड सोशलिस्ट वेयर इंक्लूडेड इन द प्रीएम्बल। कब इसको इंक्लूड किया गया था? तो साथियों जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो सी वाला इसका करेक्ट आंसर होगा। और ये कब किया गया था? आप सभी लोगों को पता है कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था और उसी 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा ये सारी बातों को लागू किया गया था। सेकुलर, इसमें जो वर्ड जोड़ा गया था प्रीएम्बल में वो यही वर्ड जोड़ा गया था, सेकुलर और सोशलिस्ट वर्ड को जोड़ा गया था। और 42वां संविधान संशोधन को दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता था। और उस समय की प्रधानमंत्री जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थी वो इंदिरा गांधी जी थी और उन्हीं के समय में ये कराया गया था। और जो रिकमेंडेशन दिया गया था 42वां संविधान संशोधन का वो सरदार स्वर्ण सिंह की रिपोर्ट के द्वारा दिया गया था। सरदार स्वर्ण सिंह की कमेटी बनी थी, उसी कमेटी के द्वारा इसमें संशोधन किया गया था। तो इतनी बातें को आपको जानना जरूरी है। अगर मान लीजिए कॉन्स्टिट्यूशन से भी क्वेश्चन आ सकता है और इसमें जब आप जीएस में जाएंगे तो पॉलिटी से भी रिलेटेड क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है। कौन से संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द को अंतर्निहित किया गया था? तो यह 42वां संविधान संशोधन था और उसी के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट कैन क्रिएट अ न्यू स्टेट। किसके द्वारा एक न्यू स्टेट का क्रिएट किया जा सकता है? तो साथियों आप सभी को पता है जब आप पार्ट फर्स्ट पढ़ते हैं तो वहाँ पे आर्टिकल नंबर 3 को पढ़ने के लिए मिलता है। और पार्लियामेंट के द्वारा यहीं पे एक नए राज्य का क्या कर सकता है? पार्लियामेंट गठन कर सकता है, किसी राज्य का नाम बदल सकता है पार्लियामेंट, किसी भी टेरिटरी को छोटा कर सकता है, उसमें लघुकरण कर सकता है। इन तमाम चीज़ों को कौन कर सकता है? सब पार्लियामेंट के द्वारा किया जा सकता है। ठीक, अब बात करते हैं संविधान की कौन सी धारा के तहत संसद किसी नए राज्य की संरचना कर सकती है? तो ये आप लोगों ने देख लिया कि अनुच्छेद 3 के अंतर्गत ही वो कर सकती है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की, विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कवर अंडर द स्टेट ऑफ आर्टिकल 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। किसको आर्टिकल 12 के अंतर्गत राज्य नहीं माना गया है? मीन्स कि क्या कहा जा रहा है? नॉट कवर्ड अंडर द स्टेट, किसको राज्य के अंतर्गत नहीं शामिल किया गया? तो जो 23 का आपका करेक्ट आंसर होगा ए डाइट जो होता है, एक भगवान की मूर्ति जो होती है, इसको नहीं माना गया है, इसको राज्य नहीं माना गया। सेंट्रल गवर्नमेंट को राज्य माना गया, स्टेट गवर्नमेंट को राज्य माना गया, यूनिवर्सिटी ऑफ पटना को राज्य माना गया है। और इसमें बहुत से केसेस होते हैं, पूछा जाता है कि किसको राज्य माना गया है और किसको राज्य नहीं माना गया है। तो इसी के बारे में है। जो मूर्ति होता है, जो भगवान की मूर्ति होती है साथियों, इसको भगवान की मूर्ति को एक राज्य नहीं माना जाता है। देखिए निम्न में से कौन सा संविधान की धारा यहाँ पे नहीं होगा, संविधान का जो अनुच्छेद होगा अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य की परिधि में नहीं आता है। तो एक जो भगवान की मूर्ति होता है वो राज्य की परिधि के अंतर्गत नहीं आता है और यही इसका करेक्ट आंसर मार्क करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं साथियों, नो पर्सन शैल बी ट्वाइस पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंसेस इनकॉर्पोरेटेड इन। मीन्स कि एक ही व्यक्ति को 2 बार किसी चीज़ के लिए सजा नहीं दिया जाएगा। मीन्स कि डबल जियोपार्डी उसको नहीं दिया जाएगा। तो आप सभी लोगों को पता है ना, ये आर्टिकल 19 का है नहीं, ये आर्टिकल 22 का है नहीं, ये कहाँ पे है? जब डबल जियोपार्डी की बात करते हैं तो आर्टिकल नंबर 20 सब क्लॉज 2 के अंतर्गत ये सारी बातें की जाती है। किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए 2 दफ़ा दंडित नहीं किया जा सकता है, इस सिद्धांत को वर्णित किया गया है। तो कहाँ पे किया गया? अनुच्छेद 20 सब क्लॉज 2 के अंतर्गत इसको वर्णित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 25 की हम बात करते हैं साथियों, यहाँ पे देखिए, विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ राइट कवर्ड अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहा है। अब इसके हिंदी में क्वेश्चन को देखिए, निम्न में से कौन सा अधिकार संविधान की धारा 21 मीन्स की धारा यहाँ पे नहीं होना चाहिए, अनुच्छेद 21 की परिधि में नहीं आता है? अब किसको संविधान के अनुच्छेद की 21 की परिधि में किसको नहीं आता है? तो 25 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा साथियों यहाँ पे 25 नंबर का वो आपका डी वाला यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। राइट टू स्ट्राइक जो होता है, मीन्स की स्ट्राइक करने का अधिकार आपका फंडामेंटल राइट नहीं होता है। राइट टू हेल्थ आपका फंडामेंटल राइट होता है, राइट टू एजुकेशन आपका फंडामेंटल राइट होता है, राइट टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर आपका फंडामेंटल राइट होता है। लेकिन राइट टू स्ट्राइक जो होता है, मीन्स की जो हड़ताल करने का अधिकार होता है, ये आपका फंडामेंटल राइट नहीं होता है। आप अब मैं अपने अधिकार का इस्तेमाल नहीं कर सकते कि नहीं ये मेरा मूल अधिकार है, ये हमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में बताएगा। इस प्रकार के अधिकार के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल 21 में कुछ भी नहीं बताया गया है कि आप स्ट्राइक कर सकते हैं, आप हड़ताल नहीं कर सकते हैं, इसके बारे में बताया गया। लेकिन ये नहीं कहा गया कि जो आपका राइट टू स्ट्राइक है वो फंडामेंटल राइट है। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं, द केस ऑफ उन्नी कृष्णन वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश डेल्ट विथ द फॉलोइंग राइट्स। अब किस राइट से जो उन्नी कृष्णन का केस है वो किस राइट से डील करता है? तो साथियों जो राइट इनका डील करता है, राइट टू एजुकेशन के बारे में बात करता है, राइट टू गो एब्रॉड के बारे में बात नहीं करता है। क्योंकि यहाँ पे राइट टू गो एब्रॉड के बारे में अगर केस की हम बात करते हैं तो मेनका गांधी का केस आ रहा था, वही मेनका गांधी का केस राइट टू गो एब्रॉड के साथ डील कर रहा था। राइट टू प्राइवेसी का जो केस पुट्टा स्वामी जी का केस आया था उससे डील कर रहा था। राइट
राइट ऑफ इन्वायरमेंटल फॉर फ्री पॉल्यूशन की बात करते हैं तो जब हम कभी भी MC मेहता साहब का नाम लेते हैं तो वो इन्वायरमेंटलिस्ट हैं और उनके द्वारा लगातार PIL फाइल किया जा रहा है किसके लिए, इन्वायरमेंटल को लेकर के। और जो राइट टू एजुकेशन की बात करते हैं दोस्तों, यही उन्नी कृष्णन के केस से फॉल करता है जो कि आंध्र प्रदेश के मामला है राइट टू एजुकेशन का। तो आप यहाँ पे भी देख लेते हैं शिक्षा के अधिकार के बारे में बताया गया। उन्नी कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश राज्य का विवाद निम्न में से किस अधिकार से संबंधित है। तो आप सभी को पता है कि शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। ये मेनका गांधी के केस से और ये रिटायर्ड जस्टिस KS पुट्टास्वामी के केस से और ये MC मेहता से रिलेटेड होगा। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं। अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अ डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट कैन बी अपॉइंटेड अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। मीन्स कि किसको कहा जा सकता है, संविधान के कौन से अनुच्छेद के अधीन एक परंपरागत न्यायविद को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त किया जा सकता है। अब किसको नियुक्त किया जा सकता है, तो 27 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा साथियों वो आर्टिकल नंबर 124 सब क्लॉज 2 के अंतर्गत किसी भी को भी नियुक्त किया जा सकता है। आर्टिकल 127 में नहीं, आर्टिकल 130 में नहीं, आर्टिकल 128 में नहीं। ये कहाँ पे नियुक्त किया जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट में। तो यहाँ पे आर्टिकल नंबर 124 सब क्लॉज 2 में उसको नियुक्त किया जा सकता है। संविधान के कौन से अनुच्छेद के अधीन एक परंपरागत न्यायविदों को उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया जा सकता है, तो आप देख लीजिए अनुच्छेद 124 के क्लॉज 2 के अंतर्गत उनको नियुक्त किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 28 की हम बात करते हैं साथियों। यहाँ पे देखिए राइट ऑफ क्यू वारंटो इज रिलेटेड विद, जो क्यू वारंटो का अधिकार है वो किससे रिलेट करता है, जो क्यू वारंटो का अधिकार होता है तो साथियों वो C से रिलेट करता है। मीन्स कि इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो C होगा। इलीगल होल्डर ऑफ अ पब्लिक ऑफिस जो होता है यही राइट ऑफ क्यू वारंटो से होता है। अधिकार परीक्षा, अधिकार के बारे में पूछा जा रहा है कि भैया आपका अधिकार क्या था, आप अपने अधिकार का क्यों उल्लंघन कर रहे हैं। जो आपको राइट दिया गया उसी राइट के अधिकार में आप रह करके काम करना चाहिए। अधिकार परीक्षा की याचिका संबंधित है, किससे संबंधित है, किसी भी लोक पद पर अवैध कब्जा करने से संबंधित होता है, उसी के बारे में बात कर रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं। विच आउट ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट द कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूट बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात कर रहा है कि किसको बेसिक स्ट्रक्चर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 का यहाँ पर देखिए हिंदी में, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान का मूल ढांचा नहीं है, किसको मूल ढांचा नहीं माना गया। जो क्वेश्चन नंबर 29 है आपका, इसका जो करेक्ट आंसर साथियों होगा राइट टू स्पीडी ट्रायल जो होता है ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर नहीं होता है। और साथियों अगर बेसिक स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो कहाँ पे बताया गया है बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में, तो ये केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला का आप लोगों ने नाम सुना होगा। इसी में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा कहा गया था कि दोस्तों बेसिक स्ट्रक्चर होता है और बेसिक स्ट्रक्चर जब पार्लियामेंट कह रही थी कि मैं बड़ा हूं और सुप्रीम कोर्ट कह रहा था कि मैं बड़ा हूं, तो इसमें विवाद हो गया था। और विवाद इसलिए हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कह रहा था कि पार्लियामेंट पहले कह रहा था कि मैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कहीं से भी संशोधन कर सकता हूँ, कितना भी संशोधन कर सकता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा आप सरकार हैं, आप कर सकते हैं, आपके पास पावर है। सुप्रीम कोर्ट ने बस इतना ही कहा आप जो भी चेंजेस करना है आप कर सकते हैं, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर का वायलेशन नहीं होना चाहिए कि इसी केशवानंदा भारती के केस में कहा गया था। तो सुप्रीम पार्लियामेंट ने कहा सुप्रीम कोर्ट से कि साहब बता दीजिए कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा कि भाई टाइम आने पर मैं बताऊंगा कि क्या बेसिक स्ट्रक्चर होता है। और यही बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट आपको दिया गया था केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला के मामले में, जिसका जजमेंट आया था 24 अप्रैल 1973 को। आपको ये फैक्ट लर्न करके रखना है। राइट टू इक्वालिटी के बारे में है, ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है। सेक्युलरिज्म हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है। जुडिशियल रिव्यू हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है। लेकिन राइट टू स्पीडी ट्रायल जो होता है ये CRPC का पार्ट है, जो कि आई थिंक सेक्शन नंबर 309 में हम लोग देखते हैं। यहाँ पे ये बताया गया है राइट टू स्पीडी ट्रायल के बारे में, ये CRPC का टर्मिनोलॉजी है। क्वेश्चन नंबर 30 की हम बात करते हैं। 30 में ऑटोमोबाइल्स लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान इज केस रिलेटेड टू, ये किससे रिलेटेड है। जो 30 का आपका करेक्ट आंसर साथी होगा वो डी वाला इसका करेक्ट आंसर होगा। फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स से ये रिलेटेड है। ऑटोमोबाइल लिमिटेड बनाम राजस्थान राज्य का वाद संबंधित है। व्यापार, वाणिज्य एवं समागम की स्वतंत्रता से ये रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 31 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, द कंकरेंट लिस्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। जो कंकरेंट लिस्ट की बात कर रहा है संविधान की समवर्ती सूची में है। क्या है संविधान का जो समवर्ती सूची बनाया गया है, 3 सूची बनाया गया है। स्टेट लिस्ट है, फिर कंकरेंट सेंट्रल लिस्ट है, फिर कंकरेंट लिस्ट है। तो ये 3 सूचियों के बारे में बताया जाए। यहाँ पे पूछ रहा है द कंकरेंट लिस्ट है संविधान की समवर्ती सूची में, मीन्स कि कितने विषय को दिया गया है, कितने इंट्रीज को यहाँ पे दिया गया है। जो 31 का आपका साथियों करेक्ट आंसर होगा वो 52 आपका करेक्ट आंसर होगा। इसमें 52 जो इंट्रियास है, मीन्स कि 52 विषय यहाँ पे दिया गया है और उसी 52 विषय पे आपको क्या करना होता है, कानून बनाना होता है। किसको, कंकरेंट लिस्ट में जब कानून बनाया जाता है तो 52 विषय दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 32 की हम बात करते हैं।
द केस ऑफ स्टेट ऑफ बिहार वर्सेस कामेश्वर सिंह इज रिलेटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्ट्रिन, किस डॉक्ट्रिन से रिलेटेड है? बिहार राज्य बनाम कामेश्वर सिंह का वाद निम्नलिखित में से किस सिद्धांत से संबंधित है? तो अब 32 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा साथियों वो डी होगा। डॉक्ट्रिन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन से ये संबंधित होता है। ये डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर से नहीं संबंधित है। यहाँ पे केशवानंदा भारती का केस आ जाता है। डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स से संबंधित नहीं है। डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सबस्टांस से संबंधित नहीं है। ये जो है डॉक्ट्रिन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन से संबंधित है। मीन्स की आसामी विधायन का सिद्धांत इससे संबंधित है। किसका मामला? जो कामेश्वर सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार का मामला है। दोस्तों देखिए बिहार से रिलेटेड जो भी केस ला हो रहे हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, क्योंकि बिहार का जब आप पेपर देने जाएंगे तो वहाँ पे बिहार से रिलेटेड केस ला आपसे पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 33 को हम यहाँ पर साथियों देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 33 में बात कर रहा है एंट्री नंबर 97 ऑफ द यूनियन लिस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद, ये किससे डील्स कर रहा है? जो 97 जो बात कर रहा है, जो एंट्री नंबर 97, ये थोड़ा सा अंदर से क्वेश्चन पूछ दिया है कि जो लिस्ट में पूछ दिया है ये रिजर्व पावर से बात करता है। मीन्स ये एग्रीकल्चर के बारे में बात नहीं करता, ये पुलिस के बारे में बात नहीं करता, ये एजुकेशन के बारे में बात नहीं करता। क्या जो एंट्री नंबर 97 है किसका? यूनियन लिस्ट का जो एंट्री नंबर 97 है वो किससे डील करता है? वो डील करता है रिजर्व पावर से, ये डील करता है और उसी के बारे में बात करता है। संघ सूची की प्रविष्टि 97 संबंधित है, रक्षित शक्तियों से ये संबंधित होता है और उसी के बारे में ये बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 34 की हम बात करते हैं। आर्टिकल नंबर 301 मीन्स की 301 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू, ये किससे रिलेटेड होता है और क्या करता है? तो क्वेश्चन नंबर 34 का जो आपका करेक्ट आंसर साथी होगा ये डी वाला आपका करेक्ट आंसर होगा। फ्रीडम ऑफ इंट्रा स्टेट ट्रेड के बारे में ये बात करता है। संविधान का अनुच्छेद 301 संबंधित है, अंतर्राज्यीय व्यापार की स्वतंत्रता से संबंधित है और उसी के बारे में ये बात कर रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड ऐसे ऐसे जगह से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आपको थोड़ा सा होशियार रहना पड़ेगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 35 की बात करते हैं। अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अ स्टेट कैन इम्पोज टैक्स ऑन इंट्रा स्टेट ट्रेड्स विद द प्रॉपर अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट्स की बात कर रहा है। जो क्वेश्चन नंबर 35 होगा साथियों, 35 का आपका करेक्ट आंसर डी होगा। आर्टिकल नंबर 304 के सब क्लॉज बी के अंतर्गत ये बातें की जा रही है। संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत एक राज्य किसी अंतर्राज्यीय व्यापार पर राष्ट्रपति की पहले मंजूरी लेकर लगा सकता है? तो ये बात आपको डी वाले ऑप्शन में मिलेगा। अनुच्छेद 304 के क्लॉज बी के अंतर्गत ये देखने को आपको मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 36 की बात करते हैं। द पावर रिलेटिंग टू द फेडरल स्ट्रक्चर कैन बी अमेंडेड बाय पार्लियामेंट, किसके द्वारा अमेंड किया जा सकता है? तो दोस्तों ये जो इसका करेक्ट आंसर होगा ये डी वाला करेक्ट आंसर होगा। बाय 2/3 ऑफ मेजोरिटी ऑफ द मेंबर प्रेजेंटेड एंड वोटिंग फ्रॉम द रेक्टिफिकेशन बाय हाफ ऑफ द स्टेट के द्वारा ये किया जा सकता है। संघीय संरचना संबंधी प्रावधानों का संशोधन संसद द्वारा किया जा सकता है। कब किया जा सकता है? उपस्थित 2/3 सदस्यों के मताधिकार वो आधे राज्यों के अभिपुष्टि के द्वारा यहाँ पे किया जा सकता है। बाय द रेक्टिफिकेशंस की बात की जा रही है। क्वेश्चन नंबर 37 की हम बात करते हैं साथियों। आर्टिकल 300 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद, जो आर्टिकल 300 है हमारा वो किस चीज़ से डील करता है? तो दोस्तों ये जो डील करता है ये हमारा टॉर्टरस एंड कॉन्ट्रेक्चुअल लायबिलिटीज ऑफ स्टेट्स के बारे में बात करता है। मीन्स कि जो टॉर्टियस लाइबिलिटीज़ होती है और हमारा कॉन्ट्रेक्चुअल लाइबिलिटीज़ होता है, उसी से हमारा सेक्शन आर्टिकल नंबर 300 डील करता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का। यहाँ पे देखिए बात भी करा, संविधान का अनुच्छेद 300 संबंधित है, किससे संबंधित है? राज्य के संविदा एवं अपकृत्य के दायित्वों से संबंधित होता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की। यहाँ पे दे रहा है आर्टिकल 329 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद, जो आर्टिकल नंबर 329 है ये किससे डील करता है? तो 38 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा साथियों सी वाला होगा। डेलिमिनेशन ऑफ इलेक्शंस कॉन्स्टिट्यूएंसी से ये डील करता है। मीन्स कि निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन से ये डील करता है और उसी के बारे में बात करता है। संविधान के अनुच्छेद 329 से संबंधित इसी से है। क्वेश्चन नंबर 39 की हम बात करते हैं। आर्टिकल 312 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू, जो आर्टिकल नंबर 312 है ये किस चीज़ से रिलेटेड करता है? तो दोस्तों आप सभी लोगों को पता है कि जो क्वेश्चन नंबर 39 है इसका करेक्ट आंसर ए होगा। ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज के बारे में बात करता है और इसको जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज को जो गठन करता है ये कौन करता है साथियों? तो ये राज्यसभा के द्वारा किया जाता है। राज्यसभा के द्वारा किया जाता है, ये लोकसभा के द्वारा नहीं किया जाता है। मीन्स कि लोकसभा के द्वारा ये नहीं किया जा सकता, ये राज्यसभा के द्वारा किया जाता है और बताया जाता है कि किस किस सर्विसेज को हम लोग ऑल इंडिया सर्विसेज कहेंगे। संविधान के अनुच्छेद 312 संबंधित है अखिल भारतीय सेवा के गठन से। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40 के बारे में। क्या कर रहा है? अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 हाउ मेनी गवर्नर्स प्रोविंसेस एंड द चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस कॉन्स्टिट्यूएंटेड इन ब्रिटिश इंडिया, जो कौन कौन किया गया था, कितने को किया गया था? अब इसके
हिंदी को देख ली, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत कितने गवर्नर के प्रांत व मुख्य कमिश्नर के प्रांत मिलकर ब्रिटिश भारत का निर्माण किया करते थे? तो 40 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा साथियों वो 14 ठो थे और 7 ठो थे। मीन्स कि 14 ठो आपके गवर्नर प्रांत थे और 7 तो ब्रिटिश प्रांत थे, मिलकर के ये बनाया करते थे। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की। 41 में देखिए यहाँ पे क्या दे रहा है, एज अ गार्जियन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 अ कोर्ट वाज कॉन्स्टिट्यूटेड विच वाज कॉल्ड। इसको हम लोग क्या करेंगे, विच वाज कॉल्ड। 41 का जो आपका करेक्ट आंसर साथियों होगा, ये 41 में जो होगा ये डी वाला आपका करेक्ट आंसर होगा। इसको फेडरल कोर्ट के नाम से जाना जाता था। भारत सरकार अधिनियम के अधीन एक संरक्षक न्यायालय का गठन किया गया था जो कहलाता था संघीय न्यायालय, जिसको हम लोग फेडरल कोर्ट के नाम से हम लोग जानते थे। क्वेश्चन नंबर 42 की हम बात करते हैं। द माउंट बेटन प्लान लेड टू द इनेक्टमेंट ऑफ, जो माउंट बेटन प्लान आया था, जो माउंट बेटन योजना आई थी, ये किससे डील करता था? तो दोस्तों ये डील करता था द इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट 1947 से ये डील करता था। भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 से ये डील करता था और उसी के बारे में ये बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 43 की बात करते हैं। द डॉक्ट्रिन ऑफ रूल ऑफ लॉ इन इंग्लैंड मीन्स ये किससे डील करता है? तो 43 का जो आपका करेक्ट आंसर साथी होगा ये ए वाला यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शंस ऑफ आर्बिट्रेरी पावर्स के बारे में बात कर रहा है, मीन्स की मनमानी शक्ति के अभाव के बारे में बात कर रहा है। इंग्लैंड के कानून में शामिल से तात्पर्य है, शासन से तात्पर्य है मनमानी शक्ति के अभाव के बारे में ये बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 44 की हम बात करते हैं साथियों यहाँ पे। द डॉक्ट्रिन ऑफ रूल ऑफ लॉ इन ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन वाज प्रोपाउंडेड बाय, तो ये किसके द्वारा प्रोपाउंड किया गया था? तो 44 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा साथियों वो डी होगा, प्रोफेसर डाइसी के द्वारा किया गया था। जो एबी डाइसी का आप नाम सुनते हैं वही प्रोफेसर डाइसी। ब्रिटिश संविधान में विधि शासन के सिद्धांत को प्रस्तुत किया गया था, प्रोफेसर एबी डाइसी जी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 की बात हम करते हैं। द कस्टम यूजेज एंड ट्रेडिशन इन ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशंस आर नोन एज, इसको क्या कहा जाता है? जो 45 का आपका करेक्ट आंसर होगा साथियों वो सी आपका करेक्ट आंसर होगा। कन्वेंशंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस के बारे में बात कर रहा है, मीन्स कि संविधान के कन्वेंशंस के बारे में बात कर रहा है। ब्रिटिश संविधान में रूढ़ियाँ, प्रथाएं एवं परंपरा को जाना जाता है किससे? संविधान के कन्वेंशन के नाम से जाना जाता है। मीन्स कि जो अभिसमय होता है, जो डिक्लेरेशन होता है, जो बातचीत होता है, उसी के नाम से इसको जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 46 को देखिए। द टू हाउस ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट आर, जो दो हाउस हैं ब्रिटिश पार्लियामेंट के, उसको किस नाम से जाना जाता है, क्या कहा जाता है? तो इसको दोस्तों जो कहा जाता है हाउस ऑफ कॉमन एंड हाउस ऑफ लॉर्ड्स के नाम से वहाँ पे जाना जाता है। कहाँ की बात कर रही है? ब्रिटिश पार्लियामेंट का। जैसे अपने यहाँ लोकसभा है और राज्यसभा है, इसी तरह वहाँ पे हाउस ऑफ कॉमन्स होता है और हाउस ऑफ लॉर्ड्स होता है। ब्रिटिश संसद के दोनों सदन है, हाउस ऑफ कॉमन और हाउस ऑफ लॉर्ड्स के नाम से इसको जाना जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 47 की हम बात करते हैं साथियों। द एक्ट ऑफ 1911 एंड 1948 हैज़ मेड, इसको कैसे बनाया गया? तो 47 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा साथियों ये बी वाला आपका करेक्ट आंसर होगा। द हाउस ऑफ लॉर्ड्स पावरलेस के बारे में बात कर रहा है। बी में मीन्स की हाउस ऑफ लॉर्ड्स की को शक्ति विहीन करने के बारे में बात कर रहा है। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की। द नेचर ऑफ पावर ऑफ पार्लियामेंट टू पनिश एनी पर्सन फॉर ब्रीच ऑफ इट्स प्रिविलेजेस इट्स के बारे में बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 48 का जो आपका साथियों करेक्ट आंसर होगा वो सी वाला करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे क्वाजाई जुडिशियल के बारे में बात किया जाता है कि क्वाजाई जुडिशियल क्या होता है, मीन्स की अर्ध न्याय का क्या होता है, उसी के बारे में बात करता है। संसद द्वारा किसी व्यक्ति को उसके विशेषाधिकार हनन करने पर दंड देने की शक्ति की प्रकृति है। कैसी प्रकृति है? तो दोस्तों ये जो प्रकृति है ये अर्धन्यायिक प्रकृति है और इसी अर्धन्यायिक प्रकृति के बारे में यहाँ पे बात किया जा रहा है। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की। क्वेश्चन नंबर 49 में बात करता है डेलीगेट्स नॉन प्रोटेस्ट डेलीग्राम मीन्स, इसका मतलब क्या होता है? ये जो मैक्सिम दिया है इस मैक्सिम का मतलब क्या होता है? डेलीगेट्स नॉन प्रोटेस्ट डेलीग्राम से तात्पर्य क्या है? तो 49 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा साथियों ये सी वाला इसका करेक्ट आंसर होगा। ए डेलीगेट कैन नॉट फर्दर डेलीगेटेड हिज पावर, मीन्स की प्रत्यायोजन विधायन आगे फिर शक्तियों का प्रत्यायोजन नहीं कर सकता है। मीन्स कि आपको कोई डेलीगेट करके किसी भी पावर को दे दिया गया तो आप अपनी पावर को क्या कर सकते हैं? आप उस पावर को किसी दूसरे को आप नहीं असाइन कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमको कहा गया कि ये सामान लाना है, चाहे ये काम करना है, तो मैं उसको दूसरे को नहीं कर सकता हूँ। इसी के बारे में ये सिद्धांत बात कर रहा है। फिर क्वेश्चन नंबर 50 की बात करते हैं। द डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट फुल एप्लीकेबल विकास, इसको फुल एप्लीकेबल नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता है? क्योंकि इसका जो करेक्ट आंसर होगा एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल ऑफ लेजिस्लेशन,
ब्रिटिश संविधान में शक्ति प्रकरण का सिद्धांत पूर्णतः लागू नहीं होता है। कहाँ पे लागू नहीं होता है? कार्यपालिका विधायन के प्रति उत्तरदायी होता है और यहीं पे ये लागू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 51 की हम बात करते हैं। द रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस मीन्स, जो रिट इशू किया जाता है हैबियस कॉर्पस का मीन्स की बंदी प्रत्यक्षीकरण का, ये कैसे लागू होता है? इसका जो करेक्ट आंसर होगा साथियों, ये वाला करेक्ट आंसर होगा, टू प्रोड्यूस द बॉडी ऑफ द पर्सन इलीगली डिटेन्ड बिफोर द कोर्ट। मीन्स की कहा जाता है, जब आप सीआरपीसी पढ़ेंगे, सीआरपीसी में चैप्टर नंबर 5 पढ़ेंगे और चैप्टर नंबर 5 में आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे बताया गया कि अरेस्ट के बारे में, अरेस्ट के पूरे प्रोविजंस के बारे में बताया गया। और वहाँ पे साथियों 2 केस आता है, एक जोगिंदर कुमार का केस आता है और एक डीके बसु का केस आता है। तो जो जोगिंदर कुमार का केस आता है, जो डीके बसु का केस आता है, तो जो मेनली डीके बसु का केस आता है उस केस में बात किया गया है कि अगर आप किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट करते हैं, किसी भी व्यक्ति को डिटेंड करते हैं, तो विदिन 24 आवर्स मीन्स कि आने जाने का समय छोड़ करके विदिन 24 आवर्स में आपको मजिस्ट्रेट के सामने उस व्यक्ति को अरेस्ट, जिसको आपने किया है उस अरेस्टी पर्सन को मजिस्ट्रेट के सामने फेस करना होता है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो माना जाएगा कि आपने उस व्यक्ति का क्या किया है, आपने उस व्यक्ति का इलीगल डिटेन किया है, मीन्स कि प्रिवेंटिव डिटेंशन किया है। और प्रिवेंटिव डिटेंशन जैसे ही साबित हो जाएगा उस व्यक्ति को तुरंत छोड़ दिया जाएगा, क्योंकि प्रिवेंटिव डिटेंशन आप नहीं कर सकते हैं। और ये बातें यही डीके बसु के केस के गाइडलाइन में बताया गया। दोस्तों इसका मैंने एक फुल लेंथ वीडियो लिया है जो कि मेन एग्जामिनेशन यूपी पीसीएस जे के लिए लिया है। अगर आप चाहते हैं तो वो भी आप देख सकते हैं। उसमें मैंने यूपी पीसीएस जे के लिए मैंने लेक्चर में लिया है कि, और मैंने आंसर उस टॉपिक पे फ्रेम किया है जो डीके बसु का केस है। इस डीके बसु के केस पे और जोगिंदर कुमार के केस पे मैंने एक फुल लेंथ दोनों पे एक आंसर फ्रेम किया है। आपको वो देख लेना चाहिए अगर आप लॉ के स्टूडेंट हैं तो। देखिए यहाँ पे फिर हिंदी में बात कर रहा है, बंदी प्रत्यक्षीकरण की याचिका का अर्थ है, क्या अर्थ है? किसी अवैध रूप से बंदी बनाए गए व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए बताया गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 52 को हम देखते हैं। द रिट ऑफ सर्सोररी कैन बी इशूड अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट ये रिट ऑफ सर्सोररी इशू किया जाता है? तो 52 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा साथियों, ये सी वाला करेक्ट आंसर होगा। अगेंस्ट एनी क्वाजाइज जुडिशियल और जुडिशियल अथॉरिटी के समक्ष ये रिट का इस्तेमाल किया जाता है। उत्प्रेषण की याचिका जारी की जा सकती है, किसके समक्ष जारी की जा सकती है? तो साथियों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो सी होगा, किसी न्यायिक अथवा अर्ध न्यायिक अधिकारी के विपरीत ये जारी किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 53 की हम बात करते हैं। द टर्म ओम्बुड्समैन इन इंग्लैंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ मीन्स, जो ओम्बुड्समैन है, जो ओम्बुड्समैन का ब्रिटिश प्रशासनिक में विधि से तात्पर्य है, ये क्या होता है? ये ओम्बुड्समैन किसको कहा जाता है? ये क्या होता है? ये अक्सर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ओम्बुड्समैन क्या होता है? एक क्या होता है? ये पार्लियामेंट्री कमिश्नर होता है, मीन्स कि ये संसदीय कमिश्नर होता है। कौन? ये ओम्बुड्समैन, जो ये ओम्बुड्समैन है उसी ओम्बुड्समैन के बारे में बताया जा रहा है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 54 की हम बात करते हैं। द क्राउन प्रोसीडिंग एक्ट वाज इनेक्टेड इन, जो क्राउन प्रोसीडिंग अधिनियम पारित किया गया था, तो ये कब पारित किया गया था, किस सन में पारित किया गया था? तो ये 54 का आपका साथियों करेक्ट आंसर होगा, ये डी वाला आपका करेक्ट आंसर होगा। 1947 में इसको पारित किया गया था और वही इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 55 के बारे में बात करते हैं। द हाईएस्ट कोर्ट इन ब्रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड, जो हाईएस्ट कोर्ट था ब्रिटिश संविधान में सबसे शीर्ष अदालत कहा जाता था, न्यायालय किसको कहा जाता था? जो सबसे शीर्ष न्यायालय था किसको कहा जाता था? तो जो उच्च न्यायालय होता था, मीन्स कि वहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट होता था उसी को सबसे शीर्ष न्यायालय कहा जाता था। और अपने यूपी में भी, भारत में भी इसको उच्च न्यायालय को ही, मीन्स कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को ही सबसे बड़ा न्यायालय कहा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 56 की बात करते हैं। द फंडामेंटल राइट इन इंग्लैंड आर गिवन टू सिटीजन्स बाय, जो फंडामेंटल राइट्स होता है इंग्लैंड का वो किसको दिया जाता है? तो जो 56 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा साथियों, ये सी वाला करेक्ट आंसर होगा। बाय जुडिशियल डिसीजंस के बारे में यहाँ पे बात किया जा रहा है। इंग्लैंड के नागरिकों के मूल अधिकार दिए गए हैं, कहाँ पे दिए गए हैं? न्यायिक निर्णयों द्वारा यहाँ पे मूल अधिकार को दिया गया। क्वेश्चन नंबर 57 की हम बात करते हैं साथियों। एक्ट ऑफ स्टेटमेंट कैन बी क्वेश्चन एंड चैलेंज, इनको क्वेश्चन किया जा सकता है और चैलेंज किया जा सकता है। जो 57 का आपका करेक्ट आंसर होगा साथियों, ये डी वाला आपका करेक्ट आंसर होगा। उपरोक्त में से कोई भी नहीं, यहाँ पे जो होगा यहाँ पे कोई नहीं होगा, न प्रिवी काउंसिल होगा, न हाई कोर्ट होगा, न क्वीन कोर्ट्स होगा, यहाँ पे कुछ नहीं होगा। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 58 से। दोस्तों यहाँ पे देख रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से और पॉलिटी से भर भर के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपके बिहार जुडिशरी के एग्जामिनेशन में, जो कि ये लॉ का पेपर है। ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ मैरिटल लॉ, जब ऑपरेशन हम लोग करते हैं, मीन्स कि मार्शल लॉ के कानून पर लागू होने पर क्या क्या होता है? तो 58 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो ए वाला आपका करेक्ट आंसर होगा। द सिटीजन इंपॉर्टेंट राइट्स आर सस्पेंडेड, जो सिटीजन्स के, जो नागरिक के मुख्य अधिकार होते हैं उसको क्या किया जा सकता है? उसको निलंबित किया जा सकता है और उसी के बारे में बात कर रहा है।
क्वेश्चन नंबर 59 के बारे में बात कर रहा है। द स्टैट्यूटरी इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1946 इंश्योर, ये कब हुआ था? स्टैट्यूटरी इंस्ट्रूमेंट अधिनियम 1946 है वो सुनिश्चित करता है, क्या सुनिश्चित करता है? जो 59 का जो आपका करेक्ट आंसर है वो सी वाला यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। पार्लियामेंट्री कंट्रोल ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के बारे में बात कर रहा है। अब यहाँ पे इसके आंसर को देखिए क्या कर रहा है, प्रत्यायोजन विधायन पर संसदीय नियंत्रण के बारे में बात यहाँ पे कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 60 के बारे में हम क्या देखते हैं? क्वेश्चन नंबर 60 क्या कर रहा है? 2 इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस इन द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ आर, ये क्या होता है, ये कैसे लागू होता है? तो जो 60 का करेक्ट आंसर होगा ये यहाँ पे ए वाला करेक्ट आंसर होगा। डॉक्ट्रिन ऑफ बायस एंड डॉक्ट्रिन ऑफ हियरिंग के बारे में बात कर रहा है। ब्रिटिश प्रशासनिक विधि में प्राकृतिक न्याय संबंधी 2 प्रमुख सिद्धांत है, पक्षपात के सिद्धांत, नियम एवं सुनवाई के अधिकार के बारे में यहाँ पे बात किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 61 के बारे में बात किया जा रहा है। 61 में क्या कर रहा है? विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मॉडर्न सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ, कौन से हिंदू लॉ के मॉडर्न स्रोत नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा हिंदू विधि का स्रोत नहीं है? इसमें से कौन हिंदू विधि का स्रोत नहीं है? तो जो 61 का आपका करेक्ट आंसर साथियों होगा ये डी वाला आपका करेक्ट आंसर होगा। जो रूढ़ियाँ हैं ये हिंदू लॉ का प्रमुख स्रोत नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा हिंदू विधि का स्रोत नहीं है? तो जो रूढ़ियाँ होती हैं मीन्स की जो रूढ़ियाँ जो कस्टम्स होती हैं, एक मिनट, हाँ, जो कस्टम्स होते हैं ये इसके स्रोत नहीं होते हैं। इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कॉन्साइंस इसके स्रोत होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं और लेजिस्लेशन होते हैं। मीन्स की जो रूढ़ियाँ हैं अकॉर्डिंग टू बिहार जुडिशियल सर्विस के अकॉर्डिंग जो आंसर आ रहा है वही आंसर मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 62 की हम बात करते हैं। द नेचर ऑफ मैजिस्ट्रेट ऑफ इम्पोर्टेंट पर्सन, एक नपुंसक जो इम्पोर्टेंट हो जाता है मीन्स की इम्पोर्टेंसी जिसकी हो जाती है, एक नपुंसक की शादी की प्रकृति है। जो नपुंसक व्यक्ति की अगर शादी हो जाती है तो वो किस प्रकार की प्रकृति में फॉल करता है? तो जो 62 का आपका करेक्ट आंसर होगा साथियों ये बी होगा, ये वॉइडेबल होगा, मीन्स कि ये शून्यकरणीय इसको माना जाएगा। एक नपुंसक की शादी जो होती है उसको शून्यकरणीय माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 की बात करते हैं। आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज नॉट अ वाइड मैरिज, इन सबों में से किसको वाइड मैरिज नहीं कहा जा सकता? जो क्वेश्चन नंबर 63 होता है, 63 का जो आपका करेक्ट आंसर साथियों होगा यहाँ पे डी वाला करेक्ट आंसर होगा। दैट ईदर पार्टी इज अ बैड कैरेक्टर, जो ईदर पार्टी होगा, जो दोनों पार्टी होगा उसको बैड कैरेक्टर के बारे में यहाँ पे बात किया जा रहा है। पक्षकार, एक पक्षकार का खराब चरित्र का होना, उसी के बारे में यहाँ पे बात किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 64 की हम बात करते हैं। अ हिंदू फीमेल कैन अडॉप्ट अ मेल चाइल्ड बट सी मस्ट सीनियर टू द चाइल्ड बाई एटलीस्ट, मीन्स कि यहाँ पे क्या होना चाहिए? एक हिंदू स्त्री किसी पुरुष बालक को गोद ले सकती है अगर वह बालक उससे कम से कम कितना बड़ा होना चाहिए? मीन्स कि कम से कम वो महिला जो बालक से कितनी बड़ी होनी चाहिए? जो 64 का आपका करेक्ट आंसर होगा साथियों ये डी वाला होना चाहिए। कम से कम 21 साल वो महिला बड़ी होनी चाहिए तभी वो किसी बच्चे को गोद ले सकती है। क्वेश्चन नंबर 65 की हम बात करते हैं। विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्राउंड विच अलाउज अ गार्जियन टू गिव अ चाइल्ड इन अडॉप्शंस के बारे में बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर जो 65 है साथियों, 65 का आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो डी आंसर करेक्ट होगा। इफ पेरेंट्स आर इलिटरेट अगर के बारे में बात कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार किसी संरक्षकों को किसी बच्चे को गोद लेने के आधारों में नहीं आता है? अगर माता पिता इलिटरेट है, अगर माता पिता अशिक्षित है तो क्या वो गोद नहीं ले सकता? बिल्कुल ले सकता है। क्वेश्चन नंबर 66 की हम बात करते हैं। यहाँ पे विच आउट ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉल विद इन द मीनिंग ऑफ द टर्म, जो टर्म दिया गया है अव्यवहारिक ऋण, जो मीन्स की अव्यवहारिक ऋण के बारे में बताया गया। जो 66 का निम्न में से कौन सा अव्यवहारिक ऋण की परिधि में नहीं आता? जो 66 का आपका दोस्तों करेक्ट आंसर होगा वो डी वाला करेक्ट आंसर होगा। जो जमानतीदार ऋण होता है मीन्स की श्योरिटी शिप डेप्ट होता है वही इसके अंतर्गत नहीं आता है। तो देखिए आप नेचर देखिए क्वेश्चन को कि कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है। पहले आपका इंडियन एविडेंस एक्ट से क्वेश्चन पूछा, फिर सीपीसी से पूछा, फिर सीआरपीसी से पूरा, फिर आपका कॉन्स्टी से क्वेश्चन पूछा। अब देखिए कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 67 की बात करते हैं। अब हिंदू मैरिज एक्ट से लगातार ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिगार्डेड एज द स्त्री धन। स्त्री धन क्या होता है दोस्तों? जो महिलाएं अपने साथ जो सामान लेकर के आती हैं, जैसे उनका गहना हो गया, उनका जो भी सामान हो जाता है उसको स्त्री धन कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 67 की हम बात करते हैं तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा, ये डी वाला आपका करेक्ट आंसर होगा। गिफ्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी बाय हस्बैंड जो होता है, निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रिक हिंदू विधि के अनुसार स्त्री धन नहीं है? तो जो पति के द्वारा पति से अचल संपत्ति की भेंट होती है इसको स्त्री धन नहीं माना जाता है। इससे रिश्तेदारों के द्वारा जो भेंट होता है वो स्त्री धन होता है। स्त्री धन से खरीदी हुई संपत्ति स्त्री धन होता है। भरण पोषण एवं एवज में मिली संपत्ति को स्त्री धन कहा जाता है। लेकिन जो पति के द्वारा भेंट मिलता है मीन्स कि पति से जो गिफ्ट मिलता है उसको स्त्री धन नहीं कहा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 68 की बात करते हैं। द लीगल स्टेटस ऑफ ए
महंत महंत ऑफ मठ, इस जो महंत होते हैं उनका जो लीगल स्टेटस होता है वो क्या होता है। 68 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो डी होगा। मैनेजर ऑफ मठ वो क्या होते हैं, एक प्रकार के मैनेजर होते हैं मठ का। किसी मठ के महंत का कानूनी स्थिति क्या होता है, वो मठ का मैनेजर हो सकता है, वही उनकी स्थिति होती है। क्वेश्चन नंबर 69 की हम बात करते हैं साथियों। हिंदू लॉ इज नॉट एप्लीकेबल इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। जो हिंदू लॉ है वो नॉट एप्लीकेबल इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, किस केस में हिंदू लॉ होगा जो कि एप्लीकेबल नहीं होगा। जो क्वेश्चन नंबर 69 की हम बात करते हैं तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो डी होगा। मेंबर ऑफ द शेड्यूल्ड ट्राइब्स कमिंग विद क्लॉज 25 ऑफ द आर्टिकल 366 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में बात कर रहा है। यहाँ पे देखिए इसके हिंदी वाले में अनुसूचित जाति जो अनुच्छेद 366 संविधान के क्लॉज 25 के अंतर्गत सदस्य हों उन्हीं के बारे में ये बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। मैरिज विथ इनुरेट्स इस हिजड़े जो जिनको 49 कहते हैं, 49 मीन्स कि हिजड़े के साथ शादी को माना जाता है। क्या माना जाता है, अगर किसी भी हिजड़े के साथ कोई शादी कर लेता है तो इसको क्या माना जाता है, इसको वॉइडेबल माना जाता है, इसको शून्यकरणीय माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 71 की बात करता है। मैरिज इन मुस्लिम लॉ, जो मैरिज होता है मुस्लिम लॉ में, जो मुस्लिम विवाह अधिनियम है उसके बारे में पूछ रहा है। जो मैरिज होता है मुस्लिम विवाह में उसको क्या कहा जाता है, और सिविल कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है। ये किसके द्वारा कहा गया है, तो ये जस्टिस महमूद हैं, जस्टिस महमूद के द्वारा ही कहा गया है कि जो मुस्लिम का विवाह होता है, मुस्लिम मीन्स की मुस्लिम विधि में जो निकाह होता है एक क्या होता है, एक संविदा होता है, वो एक सैक्रामेंट नहीं होता है। जो हिंदू विवाह होता है साथियों वो एक सैक्रामेंट होता है। ये जस्टिस महमूद के द्वारा ये बातें कही गई हैं। क्वेश्चन नंबर 72 की बात करते हैं। व्हाट इज़ द एज ऑफ प्यूबर्टी ऑफ द मुस्लिम मैरिज। जो मुस्लिम मैरिज की जो महिलाएं होती हैं उनका प्यूबर्टी का एज क्या होता है, तो दोस्तों यहाँ पे जो उनके प्यूबर्टी का एज होता है वो 15 साल। निकाह के लिए सक्षम आयु कितनी होती है, तो 15 साल इनकी सक्षम आयु होती है। क्वेश्चन नंबर 73 की हम बात करते हैं। मैरिज बाई अ मुस्लिम विथ हिज रियल सिस्टर इस क्या होता है, अगर वो अपने रियल सिस्टर के साथ शादी कर लेता है तो वो क्या हो जाता है, वो फॉस्टरेज में आ जाता है और वो वाइड हो जाएगा, वो शून्य हो जाएगा। किसी मुसलमान का अपनी सगी बहन से विवाह, कौन सा विवाह होगा, तो वो विवाह जो होगा साथियों वो शून्य विवाह हो जाएगा। उस प्रकार के विवाह को मुस्लिम मैरिज एक्ट में मान्यता नहीं दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 की बात करते हैं। इन मुस्लिम लॉ में क्या होता है, मुस्लिम विधि में क्या होता है। 74 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो ए वाला होगा। पेमेंट ऑफ मेहर इज नेसेसरी। जो मेहर होता है, जो मेहर देना क्या होता है यहाँ पे जरूरी होता है, मीन्स की मेहर की रकम को वहाँ पे अदा करना आवश्यक होता है। कहाँ पे, मुस्लिम मैरिज एक्ट की अगर हम बात करते हैं तो। क्वेश्चन नंबर 75 की बात करते हैं। व्हाट टाइप ऑफ मुस्लिम मैरिज इज विच इज परफॉर्म्ड टेम्परेरीली फॉर इंजॉयमेंट। मीन्स कि आनंद के लिए जो निकाह अस्थायी किया जाता है उस निकाह को कौन सा निकाह कहा जा सकता है, तो उसको उस जो निकाह किया जाता है जो सिर्फ आनंद के लिए उसको कहा जाता है मूता विवाह, उसको मीता विवाह। अब आनंद के लिए आप कहेंगे कि कौन सा विवाह, जितना भी विवाह होता है सब तो आनंद के लिए होता है, नहीं, ये अपने सेक्सुअल फेवर को पूरा करने के लिए सिर्फ ये विवाह होता है। इसको विवाह को मूता विवाह कहा जाता है। मीन्स कि उसको सिर्फ अपने डिज़ायर को, अपने मीन्स की कोहैबिटेशन के लिए इसको शादी किया जाता है, उसके बाद से उसको छोड़ दिया जाता है। इसको मुस्लिम मैरिज एक्ट में मूता विवाह कहा जाता है। और ये विवाह बार बार आपसे एग्जामिनेशन में टकरा रहा है, क्योंकि मैं छत्तीसगढ़ उत्तराखंड जुडिशरी का भी मैं करा रहा हूँ प्रीवियस ईयर पेपर, तो वहाँ पे भी इस कॉन्सेप्ट को देखने को हमको मिला है। क्वेश्चन नंबर 76 की बात करते हैं। व्हेन इज इद्दत ऑब्जर्व फ्रॉम द 3 मंथ। जो इद्दत का पीरियड होता है वो कब हम ऑब्जर्व करेंगे कि ये इद्दत के पीरियड में है, तो ऑन डाइवोर्स के समय हम लोग देखते हैं कि हाँ ये महिला जो है वो इद्दत की पीरियड का फॉलो कर रही है। इद्दत की अवधि 3 मास कब होती है, तलाक होने पर जो होता है वो इद्दत की अवधि क्या होती है, 3 मास की होती है। क्वेश्चन नंबर 77 की बात करते हैं। तलाक विच कैन नॉट बी रिवोव आफ्टर द प्रोनाउंसमेंट इज कॉल्ड। कब तलाक की घोषणा के बाद जो तलाक रद्द न किया जा सके उसे क्या कहते हैं। मीन्स की प्रोनाउंसिएशन भी हो सकता है, तलाक उल बैन उसको कहा जाता है। मीन्स की जो तलाक देने के बाद भी उसको ना तलाक माना जाता है, उसको तलाक उल बैन के नाम से हम लोग जानते हैं मुस्लिम मैरिज एक्ट में। क्वेश्चन नंबर 78 की बात करते हैं। हु विल बी द गार्जियन ऑफ माइनर अंडर द मुस्लिम लॉ। जो माइनर के जो मीन्स की निम्नलिखित में से कौन मुस्लिम विधि के अनुसार अवयस्क का संरक्षक होगा। अब किसको अवयस्क का संरक्षक माना जाएगा, तो 78 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा साथियों ये बी वाला आपका करेक्ट आंसर होगा। इसको किसको माना जाता है, फादर को माना जाता है, मीन्स की पिता को यहाँ पे उसका संरक्षक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 79 की हम बात करते हैं। द गार्जियन हु डज नॉट पोजेस द राइट ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ ए माइनर के बारे में बात कर रहा है। किस संरक्षक को अवयस्क की संपत्ति में हस्तांतरण का अधिकार नहीं होगा।
तो 79 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो बी होगा, डी फैक्टो गार्जियन का। मीन्स की जो वस्तुतः संरक्षक होता है उसको इस प्रकार का अधिकार नहीं होता है उसके प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने का। क्वेश्चन नंबर 80 की बात करते हैं, हु हैज़ नो राइट ऑफ मेंटेनेंस। मीन्स के इनमें से किसको भरण पोषण का अधिकार नहीं है। अब कौन ऐसा व्यक्ति जिसको भरण पोषण का अधिकार नहीं है, तो जो विधवा पुत्री है उसको भरण पोषण देने का अधिकार यहाँ पे नहीं बताया गया। कहाँ पे, मुस्लिम मैरिज एक्ट की बात हम करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 81 की हम बात करते हैं साथियों, विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ इमूवेबल प्रॉपर्टी अकॉर्डिंग टू द टीपी एक्ट 1882। मीन्स की ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है और इसके अंतर्गत क्या नहीं आता है। संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी संपत्ति अचल संपत्ति नहीं है। कौन सी ऐसी संपत्ति होती है जिसको कि अचल संपत्ति नहीं मानी गई है। तो 81 का जो आपका साथियों करेक्ट आंसर होगा वो डी होगा। सभी को पता है जो स्टैंडिंग टिम्बर होता है, जो खड़ा कास्ट होता है, इसको क्या कहा, इसको अचल संपत्ति नहीं माना जाता। ये इसीलिए लगाया जाता है कि इसको काट के क्या होता है, इसका पर्पज ही क्या होता है, काट करके हमें बेचना है, इसको काट करके हटाना है। क्वेश्चन नंबर 82 की बात करते हैं, द टर्म एक्शनेबल क्लेम डज नॉट इंक्लूड एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। इसमें से जो टर्म एक्शनेबल क्लेम है ये इसमें इंक्लूड नहीं है। दोस्तों ये एक्शनेबल क्लेम कहाँ से कहाँ तक डिफाइन किया गया है, जब आप टीपी एक्ट पढ़ेंगे तो सेक्शन नंबर 130 से लेकर के 137 में डिफाइन किया गया है। और आपको साथ साथ जब इंटरप्रिटेशन क्लास आप पढ़ते हैं सेक्शन टीपी एक्ट का तो वहाँ पे भी आपको ये देखने को मिलता है और ये आपके लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये जब एक्शनेबल क्लेम की बात आती है तो। और इसका जो करेक्ट आंसर मार्क किया जाएगा वो डी होगा, अ डेब्ट सिक्योर्ड बाय मॉर्गेज ऑफ एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात करता है। मीन्स कि डी इसका करेक्ट आंसर होगा, ऐसा कर्ज जो अचल संपत्ति के बंधक से प्रतिभू हो उसी के बारे में ये बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 83 की हम बात करते हैं, विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रांसफर अकॉर्डिंग टू द टीपी एक्ट। किसको हम लोग टीपी एक्ट के अकॉर्डिंग ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, तो 83 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा साथियों वो डी वाला होगा, अमेंडमेंट ऑफ अ क्लेम टू प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर रहा है। किसी संपत्ति के बारे में हक का परित्याग करना उसी के बारे में ये बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 84 की हम बात करते हैं, विच आउट ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट एग्जेम्पशंस टू द रूल अगेंस्ट परपेचुइटी की बात कर रहा है। मीन्स की शाश्वतता के विरुद्ध के बारे में बात कर रहा है। निम्न में से कौन शाश्वतता के विरुद्ध नियम का अपवाद नहीं है, तो 84 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा साथियों ये डी वाला आपका करेक्ट आंसर होगा। फंड इज बेनिफिट इन द नेक्स्ट 7th जनरेशन के बारे में बात कर रहा है। मीन्स की एक ऐसा कोर्स जो आगे आने वाले 7 पीढ़ियों तक के लिए रखा गया हो उसी के बारे में बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 85 की हम बात करते हैं यहाँ पे, द लॉ रिगार्डिंग ट्रांसफर बाय ऑस्टेंसिबल ओनर इज लेड डाउन। जो ऑस्टेंसिबल ओनर होता है, जो दृश्यमान स्वामी होता है, ये कहाँ पे बताया गया, तो साथियों आप सभी लोगों को पता है कि 85 का बी वाला करेक्ट आंसर होगा। और जो दृश्यमान स्वामी की बात करता है वो सेक्शन नंबर 41 ऑफ टीपी एक्ट के अंतर्गत ये बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 86 की बात कर रहे हैं, द लिटरेसी रेट द लिटरली मीनिंग ऑफ लीज पेंडेंसीज। जो लीज पेंडेंट का शाब्दिक अर्थ होता है साथियों, ये लीज पेंडेंट का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो 86 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा ये ए वाला करेक्ट आंसर होगा। एक ऐसा वादा जो न्यायालय में विचाराधीन हो, अ सूट अंडर कंसिडरेशन ऑफ एनी कोर्ट ऑफ लॉ के अंतर्गत होता है, इसी को लीज पेंडेंट का मामला कहा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 87 की बात करते हैं, विच सेक्शन ऑफ टीपी एक्ट बार फ्रॉडुलेंट ट्रांसफर। किसको फ्रॉडुलेंट ट्रांसफर को बार करता है, तो साथियों आप सभी को पता है 87 का जो करेक्ट आंसर होगा वो बी वाला होगा। सेक्शन नंबर 53 में बात कर रहा है और सेक्शन नंबर 53A में पार्ट परफॉर्मेंस के बारे में बात करता है। संपत्ति अंतरण अधिनियम की कौन सी धारा कपटपूर्ण अंतरण को वर्जित करती है, तो ये 53 वाला ही धारा आपका होगा। क्वेश्चन नंबर 88 की बात करते हैं, द डॉक्ट्रिन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस इज बेस्ड ऑन। ये किस पे बेस्ड है, अभी मैंने आपको तुरंत बताया है कि 88 का जो आपका होगा 53A वाला करेक्ट आंसर होगा, जो कि पार्ट परफॉर्मेंस की बात कर रहा है, भागिक पालन की बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 89 की हम बात करते हैं, विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ काइंड ऑफ मॉर्गेज। किसको हम लोग एक काइंड निम्नलिखित में से कौन एक बंधक का प्रकार नहीं है, तो दोस्तों आप सभी को पता है सबरोगेशन जो होता है 89 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा ये डी। सबरोगेशन जो होता है आपका नहीं होता है, इंग्लिश मॉर्गेज होता है, यूसुफैक्ट्री मॉर्गेज होता है, मॉर्गेज बाई कंडीशनल सेल होता है, लेकिन जो सबरोगेशन होता है वो नहीं होता है। डी वाला ही आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे मार्क किया जाएगा। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 90 की साथियों, विच आउट ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट एग्रीकल्चरल लीज। जो 90 का आपका करेक्ट आंसर होगा साथियों, ये 90 वाला आपका करेक्ट आंसर डी यहाँ पे होगा, अ लीज फॉर गेदरिंग फ्रूट्स फ्रॉम ट्रीज के बारे में बात कर रहा है। एक पट्टा फलों के पेड़ों से इकट्ठा करने का अधिकार के बारे में यहाँ पे बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 91 की बात करते हैं, अ गिफ्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी कैन बी। जो गिफ्ट होता है इमूवेबल प्रॉपर्टी का कैन बी क्या होता है, तो इसका सी वाला करेक्ट आंसर होगा, बाय डिलीवरी एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट के बारे में बात करता है। संपत्ति को देने व लिखित दस्तावेज का रजिस्ट्रीकरण करने के बारे में बात
कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 92 की हम बात करते हैं। 92 में कह रहा है आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज अ एक्शनेबल क्लेम, इसमें से किसको हम लोग एक्शनेबल क्लेम के नाम से जानते हैं। जो 92 का होगा वो करेक्ट आंसर डी होगा। जो प्रोविडेंट फंड होता है साथियों, इसी को हम लोग एक्शनेबल क्लेम के नाम से हम लोग जानते हैं। जो मॉर्गेज डेब्ट होता है ये एक्शनेबल क्लेम नहीं होता। मीन प्रॉफिट हमारा एक्शनेबल क्लेम नहीं होता। डिक्री हमारा एक्शनेबल क्लेम नहीं होता है। इनमें से निम्नलिखित में से कौन सा अनुयोजित दावा है, तो जो हमारा प्रोविडेंट फंड है इसको हम लोग भविष्य निधि होता है, इसी को हम लोग एक्शनेबल क्लेम कहते हैं। एक्शनेबल क्लेम आप लोग साथियों जरूर पढ़ लीजिएगा 130 से लेकर के 137 तक, और इंटरप्रिटेशन क्लॉजेज में सेक्शन 3 में आपको डिफाइन किया गया। मैंने रेंज बता दिया, आपको पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 93 की बात करते हैं। Equity had come not to destroy the lawful law but fulfill, who said this, ये किसने कहा गया। 93 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा ये मैटलैंड के द्वारा ये कहा गया। साम्य का आगमन विधि को नष्ट करने के लिए नहीं बल्कि इसको भरपूर बनाने के लिए हुआ, यह कथन किसके द्वारा कहा गया है, तो ये जो कहा मैटलैंड जी के द्वारा ये कथन किया गया। क्वेश्चन नंबर 94 की हम बात करते हैं साथियों। द मीनिंग ऑफ द मैक्सिम इक्विटी इज इक्वालिटी, इक्वालिटी इज इक्विटी इज, ये किसके द्वारा कहा गया। तो जो 94 का आपका करेक्ट आंसर होगा साथियों, ये ए वाला करेक्ट आंसर होगा। इक्विटी डिलाइट्स इन इक्विटी के बारे में बात कर रहा है। समता ही साम्य है कि सूत्र का क्या मतलब होगा, मीन्स की साम्य को समता में आनंद है, इसी के बारे में बताया गया। क्वेश्चन नंबर 95 की बात करते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द मैक्सिम इक्विटी एक्ट इन पर्सोनम के बारे में बात कर रहा है। जो 95 का आपका करेक्ट आंसर होगा साथियों, ये ए वाला आपका करेक्ट आंसर होगा। इक्विटी इन्फोर्सेज इट्स behest by acting on the consequences of the person who is charged there, इनके बारे में बात कर रहा है। साम्य की क्रिया व्यक्ति से संबंध रखती है। इस सूत्र का अर्थ है साम्य अपने आदेशों का प्रवर्तन उस व्यक्ति के अंतरकरण पर प्रभाव उत्पन्न करके करता है जिस पर आरोप लगाया गया हो, उसी के बारे में बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 96 की हम बात करते हैं साथियों। यहाँ पे कह रहा है हु गेव द फॉलोइंग कमेंट्स, ट्रस्ट इज अ वेरी सेंटर एंड कर्नल ऑफ इक्विटी, किसने यह टिप्पणी किया कि न्याय साम्य का सार तथा केंद्र बिंदु है। तो 96 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा साथियों, ये डी वाला आपका करेक्ट आंसर होगा। ये हैनबरी जी के द्वारा ये बात कही गई है। क्वेश्चन नंबर 97 की बात करते हैं। द टर्म सेस टू इक्वा ट्रस्ट वाज यूज्ड इन, किसके द्वारा ये कहा गया। 97 का आपका करेक्ट आंसर जो होगा साथियों, ये सी वाला यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। कोर्ट ऑफ इक्विटी के द्वारा ये बात कही गई है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर अब हमारे पास जो दोस्तों यहीं तक मैं पीडीएफ बना पाया था दोस्तों, और ये इसका आंसर है जहाँ तक हो पाया, नहीं तो इससे जो भी क्वेश्चन बचा है साथियों उसको मैं नेक्स्ट सेशन में आपके पास बहुत ही जल्दी लेकर के आने वाला हूँ। दोस्तों ये आंसर की है, इसी आंसर की के अकॉर्डिंग मैंने सारा आंसर बताया है जो कि बिहार जुडिशरी के द्वारा ये आंसर की दिया गया था, और उसी आंसर की के अकॉर्डिंग मैंने सारा आंसर आपको बताया है। अब देख लीजिए जो भी आपका क्वेश्चन बचा है, 150 क्वेश्चन का ये सेट था। मैंने एटलीस्ट मुझे लग रहा है कि मैंने 96 तक कराया है। जो भी क्वेश्चन आपके बच रहे हैं, जब हम नेक्स्ट सेशन लेकर के आएंगे तो इसके लिए एक अलग से पार्ट बना करके, मीन्स कि जो 27 नंबर का बिहार जुडिशरी का पेपर था, इसके लिए मैं अलग से आपके लिए सेशन लेकर के आऊँगा। दोस्तों अगर आपको लगता है कि ये जो मैं बता रहा हूँ ये रेलेवेंट है, तो दोस्तों आप प्लीज़ अपने दोस्तों तक इसको, अपने फ्रेंडों तक इसको शेयर करिए, अपने ग्रुप में शेयर करिए। अगर आपके पास कोई लॉ का ग्रुप हो जिससे कि अधिक से अधिक लोग हमारे साथ जुड़े और अधिक से अधिक लोग इसका फ़ायदा उठा सके। दोस्तों अगर आपको लगता है कि इसका पीडीएफ भी आपके पास होना चाहिए तो आप इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं जो कि लॉ विथ रोनित के नाम से है। और दोस्तों अगर आपको लगता है कि किसी मुद्दे पे आपको हमसे चर्चा करना चाहिए तो हमारे यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर है, आप हमको फ्री हैं, जब आप फ्री रहेंगे तब आप हमको कॉल कर सकते हैं, हमसे गाइडलाइन ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों वीडियो को वॉच करने के लिए। थैंक यू।